हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई। आज जैसे कि हमने पता है आप लोगों को, शुरू कर रखी है एक नई बुक जिसका नाम है जीएसटी एंड कस्टम लॉ। जीएसटी एंड कस्टम लॉ की बुक सेमेस्टर 6th वाले बच्चों के लिए बनाई जा रही है स्पेशली, और जो बीकॉम में है, चाहे आप प्रोग्राम से हो चाहे आप ऑनर्स से हो, अगर आपके पास 6th सेमेस्टर में जीएसटी एंड कस्टम लॉ की बुक है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस सीरीज के अंदर हम लाइन वाइज सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से पहले के चैप्टर्स जो हैं ऑलरेडी बना दिए हैं और जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है प्लेलिस्ट का, तो जाके डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट में आप एक एक करके बाकी के सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आपको इतनी बड़ी बुक नहीं पढ़नी, आपको लगता है डर, तो आपके लिए हमने बना दिए हैं नोट्स। तो भाई नोट्स भी रेडी हैं, कोस्ट एंड सीजीएसटी वगैरह जो बुक है जीएसटी एंड कस्टम लॉ की, इस पूरी बुक के नोट्स रेडी हो चुके हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा व्हाट्सएप नंबर पे हमारे, वहां जाके आप कांटेक्ट करो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और दूसरा व्हाट्सएप नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया है, दोनों सेम ही नंबर है, ये मेरा ही नंबर है ओरिजिनल। तो जाके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो मुझे कि सर हमें सीजीएसटी या जीएसटी वाली बुक के नोट्स परचेज करने हैं। जो भी मिनिमम प्राइस होगा 150 वैसे है, 150 130 जो भी होगा वो आप पे करके नोट्स की पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। तो जो भी बच्चा लेना चाहता है वो जाके व्हाट्सएप से बाय कर सकता है नोट्स की सॉफ्ट कॉपी, मतलब पीडीएफ में। ठीक है, चलिए जी आज शुरू करते हैं वीडियो को। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। आज हम पढ़ेंगे कि जब आप किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस की सप्लाई करते हो तब उस पर जो जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो क्या होता है, ठीक है, और कैसे कैसे चीजों पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर सप्लाई करने पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और कौन सी ऐसी चीजें भी हैं जिन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है जी, तो सबसे पहला पॉइंट है फॉर्म ऑफ सप्लाई। हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ सप्लाई। सप्लाई करते जो है उसके कितने फॉर्म होते हैं, किस किस चीजों में सप्लाई हो सकती है, पहले वो फॉर्म समझते हैं। पहला मैंने लिखा है, पहला है हमारा फॉर्म जिसका नाम है गुड्स अंडर सेक्शन। ये यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट मत समझना, इसका मतलब है अंडर सेक्शन। अंडर सेक्शन 2 और 52। एक चीज आपको मैं कॉमन सी बता दूं, जीएसटी की बुक में मोस्टली ज्यादातर जो सेक्शन होंगे ना वो सारे के सारे 2 से स्टार्ट होते हैं और अंडर सेक्शन उनके चेंज होते हैं। बस आगे का जो मेन सेक्शन होता है वो ज्यादातर का 2 पाता है, इंपॉर्टेंट है जो। ठीक है, तो कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का अंडर सेक्शन आता है 2 और सब सेक्शन आता है 52। यहाँ पर हमें एक गुड्स की छोटी सी डेफिनेशन देखने को मिलती है कि गुड्स क्या होते हैं। गुड्स होते हैं, इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान से देखना, इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी ये कहो है। ठीक है भाई, सुनो, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि फोन, आप एक जगह से आप दूसरी जगह उसको कैरी करके इजीली बिना डैमेज के ले जा सकते हो, तो ये क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से और जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, कह रहा है कि जितनी भी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है बट उसमें हम मनी को या सिक्योरिटीज को नहीं इंक्लूड करेंगे। मनी क्या होता है, पैसा, धन, लक्ष्मी। इसको आप एक जगह से दूसरी जगह अपने वॉलेट में, अपने जेब के अंदर ले जा सकते हो, बट ये एक तरह का गुड्स नहीं माना जाता। दूसरा एक आपकी सिक्योरिटीज हो गई। सिक्योरिटीज को भी आप अपने जेब में ले जा सकते हो, अपने साथ ले जा सकते हो कैरी करके कहीं भी, बट इसको भी हम गुड्स की लिस्ट में शामिल नहीं करते। हम गुड्स की लिस्ट में किसको रखेंगे, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज को। मूवेबल प्रॉपर्टीज जिसको इजीली कैरी कर सके, बट 2 चीजों को छोड़कर। पहली चीज होती है मनी और दूसरा होगा सिक्योरिटी। समझ आया? अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोलूं एक घर है, क्या ये जो मेरा घर है इसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोला जा सकता है? तो भाई इसको मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको हम एक जगह से उखाड़ के, जमीन से उखाड़ के दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते या ले जा नहीं सकते, और लेके भी जाएंगे तो ऐसा कोई करता तो है नहीं फिलहाल, तो इसीलिए इसको ज्यादातर मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं माना जाएगा और इसीलिए इसको गुड्स भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज है आगे लिखा, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, और ना इनको एक्शनेबल क्लेम में यूज किया जाएगा। कह रहा है कि जो मनी है और जो सिक्योरिटी है इनको गुड्स तो नहीं माना जाएगा, बट इनको एक्शनेबल क्लेम में यूज किया जाएगा। एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे इससे अगले सेक्शन में। तो पहले आप गुड्स की डेफिनेशन समझो, वो भी आगे मैं समझाऊंगा आपको। आगे लिखा उसके बाद कि ग्रोइंग क्रॉप्स यानी फसलें जो
धरती में उग रही है, खेतों में उग रही है फसल, वो चीज, एंड ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। कह रहा है कि जमीन में जो धरती में जो चीजें उग रही हैं, जैसे फसलें हो गया, घास हो गया, तो इनको भी हम गुड्स की कैटेगरी में शामिल करेंगे, बट जब तक ये ए पार्ट ऑफ लैंड है तब तक नहीं शामिल करेंगे। भैया इसका मतलब क्या हुआ है पार्ट ऑफ लैंड का? मतलब सिंपल सा है, अगर जब तक कोई घास या कोई फसल जमीन से जुड़ी हुई है, जब तक उसको काटा नहीं गया तब तक तो वो गुड्स की लिस्ट में शामिल नहीं होगी। जब उसको हम काट देंगे जड़ से, मतलब कि नीचे से काट दिया, अब उसको बेचने के लिए ले जाएंगे ना, तो जैसे ही काटेंगे वो सप्लाई जीएसटी में मतलब शामिल हो जाएंगी, हम उसको गुड्स में कैरी करने लग जाएंगे कि अब ये गुड्स बन गया। ठीक है, एग्जांपल सुनो, एक गन्ने का खेत है, गन्ने के खेत में गन्ने उग रहे हैं बहुत सारे। अगर वो गन्ने का खेत आप सोचो कि ये गुड्स है हमारा, तो ये गुड्स नहीं है, क्योंकि वो जमीन से लगा है, अभी हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। बट जैसे ही हम गन्ने काट देंगे, फसल काट देंगे, तो गन्ने जो होंगे उसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं इजिली, बिल्कुल आराम से, है ना। तो अब वो बन जाएगा गुड्स। बट जब तक वो फसल खड़ी है, फसल में लगे हैं, तब तक उसको गुड्स नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से कोई भी घास है, कोई भी फसल है, तो वो मूवेबल कब बनेगी? जब वो कट जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद पार्ट ऑफ लैंड के बाद लिखा है विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई। कह रहा है कि जो ऐसी चीज है जो मूवेबल हो और जो सप्लाई के लिए तैयार हो, बिल्कुल पक गई हो, जैसे फसलें भी मैंने बताया था, ठीक है, तब वो मूवेबल गुड्स में आएगा। और मूवेबल गुड्स में क्या क्या चीजें नहीं आएगी? तो पहली चीज तो जैसे कि प्लांट, लैंड, प्लांट कह दिया मैंने, बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग होती है घर वगैरह, वो इमूवेबल होते हैं, जिनको मूव नहीं कर सकते, तो वो नहीं आएंगे गुड्स में। और कौन सी चीजें नहीं आएगी? तो और जो चीजें हैं वो है यहाँ पर अभी मैंने बताई थी, मनी और सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी जो है वो एक्शनेबल क्लेम्स में आती है। अब एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन समझते हैं। सेकंड पॉइंट है एक्शनेबल क्लेम्स अंडर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 1। सेक्शनेबल क्लेम का सेक्शन क्या है? 2, जो मैंने बताया था 2 सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हर बार आएगा। उसके बाद है 1। तो अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? मीन्स ए क्लेम टू एनी डेप्ट अदर देन ए डेप्ट सिक्योर्ड। कह रहा है कि एक ऐसा क्लेम जिसको आप डेप्ट्स पर लगाते हो या कोई भी अनसिक्योर्ड लोन्स वगैरह पे लगा सकते हो, वो होता है एक्शनेबल क्लेम। देखो, एक्शनेबल क्लेम का सिंपल सा मतलब आपको समझाता हूं। जैसे आता है एक्शनेबल, इसमें आगे ही वर्ड आ रहा है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई एक्शन लेना, कुछ कार्रवाई करना, कुछ सूट फाइल करना। ठीक है, अब एक्शन का मतलब देखो, ये आप ऐसे समझो कि मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे ले लिए, या मान लो मेरा जो दोस्त है उसने मेरे से पैसे लिए, मेरी बंदी है जो उसने पैसे ले लिया। अब मेरे दोस्त ने अगर मेरे से पैसे लिए, उसका कुछ प्रूफ है मेरे पास, तब वो एक्शनेबल क्लेम होगा। अगर उसका कोई वैसा प्रूफ ही नहीं है तो एक्शनेबल क्लेम की लिस्ट में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अभी उसने मेरे से 10,000 रुपए ले रखे हैं और मैंने मुंह से बोलने पर ही उसको पैसे दे दिए थे, बट अब क्या है, वो एक्शनेबल क्लेम की लिस्ट में नहीं आएगा। अगर मैंने उसको कोई ऐसा प्रूफ रखा होता, कुछ ऐसा उसका कि मैंने उसको पैसे दिए और सबको पता चले कि हाँ ये प्रूफ है, मैंने उसको पैसे दिए हैं, तब मैं उसके लिए केस में आगे सूट वगैरह फाइल कर सकता था। बट अगर मैंने सिर्फ उसके बोलने पर ऐसे ही उसको पैसे दे दिए और कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं लिया, एविडेंस कि मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, तब मैं उसको एक्शनेबल क्लेम भी नहीं बोल सकता। समझ आया? तो एक्शनेबल क्लेम इसको कहते हैं। कह रहा है कोई भी अगर आपका डेब्ट है जिसमें आपने पैसे फंसा दिए हैं और अब आपके पैसे आ नहीं रहे हैं, तब आप उसको एक्शनेबल क्लेम कह सकते हो, क्योंकि आप लीगल एक्शन उसके ऊपर ले सकते हो। उसके बाद लिखा है अदर देन डेब्ट, कोई भी सिक्योर्ड चीज हो जो जैसे कि मनी, जैसे कि सिक्योरिटीज, मैंने बताया था मनी एंड सिक्योरिटीज भी ऊपर एक्शनेबल क्लेम्स का पार्ट होती है। तो आपने किसी को पैसे दिए या कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह आपकी रख के बैठा है, तब उस पर भी आप एक्शन ले सकते हो। ये भी एक एक्शनेबल क्लेम्स की लिस्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि जो एक्शनेबल क्लेम है यहाँ पर, इसमें और भी चीजें शामिल है, जैसे लॉटरी। लॉटरी आप सबको पता ही होगा, जहां पर आपके कोई बहुत सारे लोग होते हैं, लॉटरी डालते हैं, ड्रॉ करते हैं, किसी का नाम निकलता है, किसी का नहीं निकलता, वो चीज। या फिर आप बैटिंग वगैरह देख रहे हो या कोई गैम्बलिंग वगैरह हो गया, ये भी एक्शनेबल क्लेम है। अगर आपके पैसे इसमें डूबते हैं, तब आप इस पे कोई भी सूट वगैरह फाइल कर सकते हो। उसके बाद लिखा है इंक्लूडिंग, सॉरी ये एक्सक्लूडिंग है भाई, सुनो,
अभी जो मैंने बताया लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, ये तीनों एक्सक्लूडिंग है, सॉरी गलती हो गई वो ये है एक्सक्लूडिंग, मतलब कि यानी इन पर एक्शनेबल क्लेम नहीं लिया जा सकता। क्योंकि मैंने शुरू में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे लिए हैं, अगर कोई प्रूफ है ही नहीं मेरे पास कि मैंने उसको पैसे दिए, तब मैं उस पर एक्शन नहीं ले सकता। ऐसे ही लॉटरी, जब आप किसी से कोई लॉटरी खरीदते हो 2 रुपए की, 10 रुपए की, 1000 रुपए की, 1 लाख रुपए की, तब उसके लॉटरी के बदले में कोई रिसिप्ट नहीं मिलती आपको यहाँ पर, ठीक है। या कोई गैम्बलिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग एक 2 नंबर का काम है, जहां आप कर रहे हो गैम्बलिंग, तो उस जगह पे कोई रिसिप्ट नहीं देगा आपको, कोई लीगल काम नहीं चल रहा वहां। इसीलिए जब कोई लीगल काम नहीं चल रहा, जब कोई रिसिप्ट नहीं है, उस बिना प्रूफ के, बिना किसी बेस के आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते। तो ये इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड में आएगा, इसलिए, ठीक है। तो आप समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है इंक्लूडिंग। इंक्लूड कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर आप पैसे डूबने के बाद क्लेम कर सकते हो, तो उसमें आता है बैंक लोन। बैंक लोन, अगर आप कोई भी बैंक से लोन होते हो तो उसका आपको प्रूफ मिलता है बाकायदा, अगर वो आपका डूबता है तब वो आप एक्शन ले सकते हो उस पर, ठीक है। उसके साथ लिखा है LIC या फिर जनरल इंश्योरेंस, कोई भी अपना जनरल इंश्योरेंस हो या कोई भी LIC हो, तब आप एक्शनेबल क्लेम ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं द इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, जैसे चेक्स। 1 मिनट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी भाई, ये डेफिनेशन जो है, अच्छा भाई सुनो, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से। यहाँ जो थर्ड, भाई मिस्टेक मतलब ऊपर वाले में नहीं हुई है, नीचे यहाँ बता रहा हूँ। ये जो डेफिनेशन है इसके आगे बस मैंने हेड नहीं लिखा है कि ये किस चीज की डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है ना, ये मनी की डेफिनेशन है। व्हाट इज मनी? सुनो, ये है मनी की डेफिनेशन, ठीक है। यह है मनी की डेफिनेशन। मनी क्या होती है, तो आपकी बुक में लिखा है मनी, तो यहां मैंने लिख दिया मनी। तो याद रखना, थर्ड वाला ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये डेफिनेशन है मनी की। मनी क्या है ये समझो। कह रहा है कि मनी क्या है, एक लीगल टेंडर होता है, या कोई भी एनी फॉरेन करेंसी का चेक होता है, या प्रोमिसरी नोट होता है, या बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, या लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, या ड्राफ्ट होता है, या पे ऑर्डर होता है, या मनी ऑर्डर होता है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिमिटेंस हो सकती है, जिसको हम कंसिडर करते हैं एज अ मनी, ठीक है। देखो, एक लीगल टेंडर क्यों बोला, पहले आप ये समझो। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई क्या करती है? नोट छापती है ना, आप सबको पता है। आरबीआई ने एक कागज का नोट बनाया जिस पर गांधी जी की तस्वीर लगा के बोला कि ये एक मनी है, आज से इसको मनी कंसिडर किया जाएगा। और मनी को आप किसी भी जगह पे ले जाओ, आप बोलो कि सर मेरे पास पैसे हैं और आप मेरे को ये सामान दे दीजिए, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको मना कर सके, क्योंकि आपके पास वो मनी है। और वो जो मनी है वो आपने नहीं छापी, वो किसने छापी है? आरबीआई ने। वो लीगल है, वो टेंडर है। अगर आप उसको दे रहे हो किसी दुकानदार को कुछ लेने के लिए, और अगर वो मना करता है, तब उस जगह उसके ऊपर एक्शन हो सकता है कि वो पैसे लेने से मना कैसे कर सकता है कोई, ठीक है। नोटों को लेने से मना कैसे कर सकता है। बट हाँ, फटा ना हो, कुछ एजम्पशन होती है, जैसे फटा नोट आप दे रहे हो, मना कर रहा है, तब ये नहीं आप पुलिस बुला के उसके सर पे लठ बजवा दो, ठीक है भाई, वो चीज नहीं होगी यहाँ पे। हाँ, और दूसरी चीज, अगर मैंने मनी के अंदर क्या ही बताया, लीगल टेंडर्स, जैसे कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आरबीआई ना ये बोल दे कि आज से गांधी जी वाले सारे नोट रद्द हो जाएंगे, आज से मनी के तौर पे ना हम किसको लेंगे, हम फॉरेन करेंसी को यूज करेंगे। उसको आज से इंडिया में भी प्रचलित कर दिया गया कि इंडिया में अब से फॉरेन करेंसी चलेगी। या बोल दिया इंडिया में आज से चेक चलेगा, या प्रोमिसरी नोट चलेगा, या बिल ऑफ एक्सचेंज चलेगा, या लेटर ऑफ क्रेडिट चलेगा, ड्राफ्ट चलेगा, या पे ऑर्डर चलेगा, या मनी ऑर्डर चलेगा, या कोई इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस चलेगा, जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। इस तरीके से कोई भी ऐसा एविडेंस चलेगा, बट वो गांधी जी वाला नोट नहीं चलेगा। तो अगर वो इस गांधी जी वाले नोट को छोड़कर इन सब में से किसी को भी ऐसा लीगल टेंडर होस्ट कर दे कि लीगल टेंडर आज से ये है, आप इसको लेके जाओ, इसको लेके सामान खरीदो, उन्होंने बोल दिया कि ये मार्कर है, इसको आज से मनी घोषित करा जाता है, ये मार्कर को लेके जाओ आप दुकान पे और 10 रुपए का सामान ले सकते हो, ये मार्कर की वैल्यू है 10 रुपए, तो 10 रुपए का आप कोई भी सामान ले सकते हो, मनी घोषित कर दिया। तब ये एज आ मनी का काम करेगा। ये क्या काम करेगा? मनी का, पैसा बन जाएगा। ये अभी मार्कर है ना, ये पैसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि अनदर डिनोमिनेशन बट शैल नॉट इंक्लूडेड। कह रहा है कुछ ऐसे डिनोमिनेशन होते हैं जहां पर हम मनी को मनी नहीं मानते। ऐसे कौन से डिनोमिनेशन होंगे भैया जिसमें आप मनी को मनी नहीं मान रहे हो? तो वो होते हैं एनी करेंसी दैट हैड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। कह रहा है कि कोई भी ऐसी करेंसी जिसके बदले में आप किसी और अदर करेंसी की वैल्यू को न्यूमिस्मेटिक, यहां पे लिखा है न्यूमिस्मेटिक, अच्छा न्यूमिस्मेटिक वैल्यू को परचेज कर रहे हो। न्यूमिस्मेटिक वैल्यू को मतलब समझो पहले, इसका मतलब होता क्या है भाई, सुनो।
न्यूमिस्मेटिक वैल्यू का मतलब होता है जैसे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पुराने जो सिक्के हैं ना, जो आज के टाइम पर बहुत रेयर हो चुके हैं, नहीं मिलते। आप अभी फ्लिपकार्ट पे एक छोटी सी आपको चीज बताता हूं, आप फ्लिपकार्ट पे 5 आने का एक सिक्का सर्च करोगे, 5 आने की कॉस्ट आज के टाइम पे क्या है, तो आज के टाइम पे वो रेयर है, लोगों के पास मिलता नहीं है। तो 5 आने का जो सिक्का वो दिखाएगा कि 700 से 800 रुपए का एक 5 आने का सिक्का। एक्चुअल में उसकी 5 आना कॉस्ट है या 1 आना कॉस्ट है, मगर जितना वो पुराना होगा उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट ज्यादा है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे बिक रहे हैं सिक्के, लीगल है, ठीक है। तो यहां पर अगर ऐसा कोई काम है तो इसको हम मनी में कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप मनी को बेचकर मनी ले रहे हो, कोई दूसरी मनी ले रहे हो, ओल्ड मनी ले रहे हो अपनी ही, तो इसको न्यूमेस्टिक वैल्यू बोलते हैं और इसको मनी में कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसके अलावा आप और भी जो सामान ले रहे हो या फिर और कुछ मनी का यूज कर रहे हो, जिससे कि आप कागज वगैरह का यूज कर रहे हो जो कि सरकार ने लीगल कर रखा है, तो वो मनी में कंसीडर किया जाएगा। बट न्यूमेस्टिक वैल्यू की मनी को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको डिनोमिनेट कर रखा है सरकार ने, ठीक है। अगर आप कोई भी, जैसे अभी मान लो 1 रुपए का पुराना वाला सिक्का जिसपे 2 ऐसे फसल बनी जाती थी गेहूं की, है ना, दोनों साइड, तो वो सिक्का अब रेयर हो गया है, नहीं मिलता। तो अगर आप वो कहीं से पा जाते हो और आप उसको बेचते हो किसी को, और वो भी 10,000 की कीमत पे, तो वो जो 10,000 आपको मिले हैं वो मनी नहीं है, वो न्यूमेस्टिक वैल्यू है। अगर आप उसको बोलोगे ना सरकार को कि मैंने ऐसे कमाया है, तो वो उसको मनी में कंसिडर नहीं करेंगे आपकी, ठीक है। तो ये कहता है हमारा तीसरा सेक्शन, जो कि है मनी का सेक्शन। समझ आया? फोर्थ सेक्शन आता है सर्विसेज का। सर्विसेज अंडर सेक्शन 2 और 102। तो अब यहां पर सर्विसेज जो है, इसके अंदर लिखा है सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। कह रहा है कि सर्विस वो सारी चीजें हैं अदर देन गुड्स, गुड्स के सिवा कोई भी चीज आप सर्विस कह सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैंने 1 किलो आटा खरीदा, तो ये एक मेरी सर्विस है। मैंने कोई सर्विस दी, मैंने आटा खरीदने वाले को कोई सर्विस दी या आटा खरीदने वाले से कोई सर्विस ली, यहाँ पे कोई सर्विस का काम हुआ नहीं हुआ। तो ये क्या है? एक सर्विस नहीं है। ये क्या है? सिंपल मैंने गुड्स परचेज किया है। अगर मैं बोलूं कि मैंने रिक्शा वाले के रिक्शा में बैठकर दिल्ली से मुंबई तक घूमा, अब यहां मैंने क्या करा है? यहाँ मैंने सर्विस ली है, मैं रिक्शा वाले के रिक्शा में बैठा हूं, उसने मेरे को कोई गुड्स का आदान प्रदान नहीं किया है, उसने मुझे सिर्फ सर्विस दी है, सेवा प्रदान करी है, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा है, जो कि इनटेंजिबल होती है, ठीक है, सॉरी टेंजेबल होती है, मतलब कि जो गायब होती है वो, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा हूं यार मैं, हाँ इंटेंजिबल, सही बोला था, पहले सही बोला था, इंटेंजिबल मतलब जो दिखती नहीं है। तो यहां पर देखो जो सर्विसेज होती है, इसीलिए बोला गया कि सर्विस मीन्स कोई भी ऐसी गुड्स या कोई भी ऐसी चीज, बट वो गुड्स नहीं होनी चाहिए, नॉट अदर देन गुड्स, गुड्स से अलावा कोई भी चीज जिसको हम सर्विस में काउंट कर सकते हैं। कह रहा है कि दूसरी चीज है कि वो पैसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक तो वो गुड्स नहीं होना चाहिए जिसको आप सर्विस में काउंट करोगे, दूसरा वो पैसा नहीं होना चाहिए, यानी कि मनी नहीं होना चाहिए, सिक्के नहीं होने चाहिए, मुद्राएं नहीं होनी चाहिए, तीसरा सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटीज को और गुड्स और सिक्योरिटीज को और मनी को एक्शनेबल क्लेम्स में मेंशन करा गया है कि ये एक्शनेबल क्लेम्स में आती है, ये सर्विसेज नहीं होती। हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज जैसे कि एक ट्रांसपोर्ट से आप दूसरी जगह तक जा रहे हो बैठकर, तो वो सर्विस है। आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, तब वो आपको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो सर्विस है। आप स्कूल में जा रहे हो, आपको एजुकेशन मिल रही है, वो सर्विस है। पुलिस वाले आपका अगर कुछ ढूंढ रहे हैं, लॉस्ट हो गया, तब वो सर्विस है, ठीक है। तो इसको सर्विस बोला जाता है। उसके बाद लिखा है इंक्लूडिंग एक्टिविटीज रिलेटेड यूज ऑफ मनी। कह रहा है कि सर्विस और क्या होती है? सर्विस के बदले में अगर आपने पैसा पे करा है किसी को, सर्विस लेने के बदले में, जैसे मैंने अभी मान लो डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला मेरे हेड में पेन है, एक गोली दे दो, तो उसने मेरा ट्रीटमेंट करा। अब उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी और मैंने उसके बदले में उसको उसके चार्जेस दिए, चार्जेस पे करे। जब मैं उसको चार्जेस पे करूंगा ना, तब उसको मैं सर्विस की इंक्लूड करूंगा। अगर मान लो मैं फ्री में किसी डॉक्टर से जाके सर्विस ले आया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मैं नहीं दे के आया पैसे, तब मैं सोचूं उसको सर्विस मानी जाएगी कि उसने मेरे को सर्विस दिया? तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैंने उसके बदले में उसको उसका पे नहीं दिया, सर्विस का पे नहीं दिया। जब मैं उसको उसके चार्जेस या उसका पे दे दूंगा, तब वो सर्विस होएगा, ठीक है। कह रहा है कि यूज ऑफ मनी, जब कोई एक्टिविटी, कह रहा है इंक्लूडिंग एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटीज जहां पर इंक्लूड हो यूज ऑफ मनी, पैसा भी आप दे रहे हो, ऑन इट्स कन्वर्जेशन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड। कह रहा है किसी भी कैश का आप यूज कर रहे हो किसी चीज की सर्विस के लिए, बाय करने के लिए, तब वो सर्विस कहलाएगा, अदरवाइज वो सर्विस भी नहीं कहलाएगा। समझ आया? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, अपना पॉइंट आते हैं, अगला टॉपिक
जिसका नाम है कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है। पहले हम बात करेंगे कंपोजिट सप्लाई की, फिर हम बात करेंगे मिक्स्ड सप्लाई की। कंपोजिट सप्लाई क्या होते हैं? देखो कंपोजिट का मतलब ही आपको समझ आ रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपने एक ट्रेन की टिकट बुक करी, तो अब आपको पता है आपने रिजर्वेशन करा लिया है, तो आपको दिमाग में इतना तो पता ही होगा कि जब मैं ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूं तो ट्रेन की टिकट में सिर्फ ट्रेन की टिकट नहीं होगी, मुझे वहां का मील भी मिलेगा और मुझे साथ ही साथ लेटने के लिए ट्रेन की वो बेड होती है ना, वो बेड सा, वो ऐसा फट्टा लगा होता है ब्लू कलर का, उसको चैन से बांधा होता है, सोने के लिए वो जो देते हैं वो लगे रहते हैं, वो लकड़ी के जिसपे आप बैठते हो, मतलब वो सिटिंग प्लेस, तो वो भी आपको मिलेगा। आपने सिर्फ टिकट बुक करी है ट्रेन की, इट मीन्स नॉट कि आपको ट्रेन में स्टैंड होके जाना पड़ेगा, खड़ा होके जाना पड़ेगा, नहीं, आपको बकायदा सीट देंगे। तो ये तो आपको पता है। अब आप बोलोगे तो कॉमन सी चीज है भाई, अगर ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं तो मील तो आएगा, पंखे तो चलेंगे। अब आप ये सोचो कि पंखे नहीं लगाएंगे, वो ट्रेन की टिकट आपने बुक करी है कि आपको बस सीट देंगे, पंखे नहीं मिलेंगे, भाई पंखे तो मिलेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो यही तो कंपोजिट सप्लाई है, समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या बोल रहा हूं मैं? देखो अगर मान लो आपने एक टीवी खरीदा, टीवी पे आपको पता है अगर मैं कोई भी टीवी लूंगा A to Z XYZ कोई सा भी, टीवी पे मुझे कुछ वारंटी मिलेगी और कुछ गारंटी मिलेगी, पक्का है। अगर वो टीवी पे वारंटी और आपको गारंटी दे रहे हैं, इट मींस वो क्या है? कंपोजिट सप्लाई। आपने लिया क्या है? आपने पैसा किसका पे करा है? सिर्फ टीवी का। बट आप बोलोगे ऐसी थोड़ी होता है भाई, हम टीवी का पैसा दे रहे हैं और वो मेंटेनेंस वगैरह भी ना इसका साल भर का करें, तो फिर फायदा क्या? भाई यही तो वो कंपोजिट सप्लाई है। अगर आप टीवी ले रहे हो और टीवी के साथ साथ अगर मान लो उसका मेंटेनेंस या वारंटी वगैरह आ रही है, तो वो क्या है? एक कंपोजिट सप्लाई के अंडर आता है। कह रहा है कंपोजिट सप्लाई अंडर सेक्शन 2 और सबसेक्शन 30 कह रहा है मींस ए सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, कह रहा है एक सप्लाई जो कि टैक्सेबल पर्सन के द्वारा करी गई है, टू ए रिसिपिएंट कंसिस्टिंग, कह रहा है टू ए रिसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। कह रहा है कि अगर किसी भी टैक्सेबल पर्सन ने कोई भी पैसा भर के कुछ गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई खरीदी है और उसको एक से ज्यादा सप्लाई मिली है या एक से ज्यादा गुड्स मिले या एक से ज्यादा सर्विसेज दे रहे हैं, तब वो जो चीज है, वो जो पैकेज है, कॉम्बिनेशन है, एक से ज्यादा मतलब 2 कम से कम तो होगा, 2 चीजें तो होंगी, वो कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाएगा कंपोजिट सप्लाई। अगर मान लो आप होटल में जाते हो, होटल में आपने एक रूम बुक करा, ठीक है, कोई भी होटल में लो, आपने एक रूम बुक किया, तो इसमें आप क्या समझते हो कि अगर मान लो मैं होटल में कोई रूम बुक कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि आपको वो बेड तो देंगे सोने के लिए, कि आपको वो 4 दीवारी दे देंगे। आपको ये लगता है कि 4 दीवारी दे देंगे, बस हो गया भाई, मैंने सिर्फ रूम बुक किया है, यानी मेरे को वो 4 दीवार देंगे, वो 8 दीवार से और एक छत उसकी वो मिलेगी। नहीं, रूम मतलब कि हमारे दिमाग में आता है कि रूम अगर है तो उसमें एक पंखा होगा, एक टेबल तो होगा, कम से कम एक दरी या मैट या गद्दा या बेड तो कुछ तो होगा लेटने के लिए, भाई रूम में तो इतना तो होता ही है। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा चीजें आप यूज कर रहे हो ना, एक होता है प्रिंसिपल सप्लाई, जिसके पैसे आपने पे करे, आपने पैसे अगर होटल में रूम के बुक करे हैं तो वो रूम हो गया प्रिंसिपल आपका, और जो एक्स्ट्रा चीज आपको मिल रही है जैसे कि बेड, एक पंखा ऊपर छत पे जिसमें से आप हवा ले सको, इसके पैसे आपने पे नहीं करे। आप बोलोगे भाई ये तो सब इंक्लूड ही होता है इसमें। हाँ, तो ये इंक्लूड होता है, ये कंपोजिट सप्लाई में इंक्लूड होता है। ये कंपोजिट सप्लाई होती है जिसमें आपको सारी चीजें मिलती हैं। तो कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई के पैसे आप पे करते हो हमेशा। आप अगर टीवी भी खरीदते हो तो आप प्रिंसिपल सप्लाई के पैसे पे करते हो, आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो आप प्रिंसिपल सप्लाई के पैसे पे करते हो। आप बोलोगे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई यानी आपने एक मोबाइल खरीदा तो मोबाइल के साथ आपको चार्जर, उसका केस, उसकी वो इंजेक्टर पिन और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ्री में मिलते हैं ना। क्या मोबाइल मिलता है? सिर्फ बाकी चीजें भी मिलती है। तो वो सिर्फ पैसा आप किसका पे कर रहे हो? प्रिंसिपल सप्लाई आपने मोबाइल की पे करी, पैसा मोबाइल का पे करा है, वही प्रिंसिपल सप्लाई है। बट उसके साथ जो बाकी चीजें मिल रही हैं, जो गुड्स से सर्विस वो दे रहे हैं, वो आपकी एनिक्लरी, क्या बोला मैंने? एनिक्लरी एक वर्ड है, ANICALLRY। तो एनिक्लरी जो होता है उसको वो बोलते हैं कि आपने जो बाकी चीजें यूज करी है उसको एनिक्लरी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंसिपल सप्लाई में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच कॉन्स्टिट्यूट, यहाँ पे लिखा प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई इज एनिक्लरी। अगर आप प्रिंसिपल सप्लाई का यूज कर रहे हो, उसके लिए आप पैसा पे करते हो, उसके साथ साथ कोई डोमिनेंट चीज आपको मिलती है जैसे कि एनिक्लरी, तो वो आपकी एक्स्ट्रा कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई, जिसके साथ कोई भी चीज आप बुक करो तो उसके साथ कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। समझ आया?
बहुत अच्छे। आगे हम इसका एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने बाकी दो तीन दे दिए। एक एग्जांपल है टीवी का, जो मैंने अभी बता दिया आपको। एक टीवी आपने बाय करा है जिसमें कुछ वारंटी आई है, कुछ मेंटेनेंस आया है। टीवी में आपको वारंटी और मेंटेनेंस 1-2 साल का फ्री मिलता है ना। उसको आप बढ़ा भी सकते हो 100-150 रुपए ज्यादा देकर टीवी के, है ना। तो वहां पर जो आपको वारंटी और मेंटेनेंस साथ में मिल रहा है फ्री, वो एनिक्लरी होता है आपका, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट आपने टीवी का पे करा है और एनिक्लरी आपने पे नहीं करी वारंटी और मेंटेनेंस का, बाकी वो फ्री में मिला है। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई, एक के साथ एक मुफ्त। समझे, बहुत अच्छे। आगे लिखा है उसके बाद वारंटी एंड इज एनिक्लरी। आगे लिखा है टीवी जो है ये प्रिंसिपल सप्लाई है और वारंटी क्या है, एनिक्लरी होता है। अब दूसरा एग्जांपल लैपटॉप बैग का ले लो। अब जेजे कम्युनिकेशन का नाम सुना होगा, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड है वैसे तो। कह रहा है जेजे कम्युनिकेशन बात छोड़ो, कह रहा है आपने किसी और दुकान से, फॉर एग्जांपल नीतू कम्युनिकेशन या फिर पप्पू कम्युनिकेशन, किसी से भी आपने सामान लिया, जेजे कम्युनिकेशन नाम नहीं लेंगे। कह रहा है आपने उससे एक लैपटॉप बाय करा है, लैपटॉप बैग लिया है अलोंग विद लैपटॉप। आपने खरीदा है लैपटॉप, बट उसके साथ एक बैग उन्होंने फ्री दिया है, लैपटॉप उसको डाल के दे दिया उसमें। तो वो जो बैग है उसके पैसे थोड़ी दिए होंगे आपने लैपटॉप के पैसे दिए होंगे। आप 1.5, 2, 3, 4 लाख की चीजें खरीद रहे हो, एक छोटा सा बैग देने में 400-500 में क्या जा रहा है उनका, है ना। तो वो जो सप्लाई है ये कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी, जिसके साथ आपको कुछ फ्री दिया जा रहा है। समझे। उसके बाद लिखा है चार्जर आपने सप्लाइड में फ्री लिया है, चार्जर को फोन के साथ विद फोन। यहाँ पे चार्जर लिख दिया, गलती से मोबाइल आना था, मोबाइल। आपने मोबाइल के साथ एक चार्जर फ्री लिया है। आप बहुत सारे देख लो ऐसे, सैमसंग को छोड़कर बाकी सारे बॉक्सेस में आपको चार्जर फ्री देखने को मिलता है। तो वो एनिक्लरी सप्लाई हो गया, और आपका मोबाइल जो हो गया वो प्रिंसिपल सप्लाई हो गया। ये हो गया पूरा कंपोजिट सप्लाई। समझे। आगे हम बात करते हैं मिक्स्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 74। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है। मिक्स्ड भाई देखो, मिक्स्ड सप्लाई का मतलब ये होता है, काफी बार दुकानदार क्या करते हैं, एक ऐसा चॉकलेट का बॉक्स बनाते हैं जो कि बर्थडे, होली, दिवाली आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। एक बड़ा सा चॉकलेट का बॉक्स, उसमें तरीके अलग अलग वैरायटी की चॉकलेट्स होती हैं, उसमें डब्बे से बने होते हैं, उसमें खांचे बने हुए होते हैं, हर किसी का साइज होता है। बर्बन की चॉकलेट है, एक डेयरी मिल्क की बड़ी सी चॉकलेट है, साइड में किटकैट लगी है, बगल में पार्क लगी है, और उसका एक सेट बना दिया। बॉक्स का प्राइस होगा 650, 750 या 1000 रुपए। पूरा बॉक्स बना के पैक करके आपको दे रहे हैं, लो जी आप इसको गिफ्ट कर दो अपने बगल वाले पड़ोसियों को, ठीक है। अब वो जो पूरा बॉक्स है ना, उसके अंदर जो एक एक चॉकलेट है, अगर वो सेपरेट करके एक एक करके बेची जाए तब भी वो आराम से बिक सकती है। बट उनको ज्यादा पैसा कमाना है, और ज्यादा पैसा कमाने के मारे जब वो सारे बॉक्स की चॉकलेट मिक्स करके एक बॉक्स में डाल के बेच रहे हैं 1000 रुपए लेके, तब उसको बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। जहां पर वो चीजों को अलग अलग सेपरेट बेच सकते हैं, बट वो नहीं बेच रहे। कंपोजिट सप्लाई में क्या था, जैसे आपने एक रूम लिया, उसके साथ फैन आएगा, फैन को अलग करके तो नहीं बेचेंगे ना, ये फैन के चार्जेस अलग लेंगे, बेड के चार्जेस अलग लेंगे, सोने के, है ना। तो उसमें क्या होता था, एक साथ सबके पैसे लिए जाते हैं। बट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें उसको अलग अलग करके बेचा जा सकता है, बट नहीं बेचा जा रहा, क्योंकि इनको पैसे ज्यादा कमाने हैं। तो मिक्स्ड सप्लाई ये होती है। कह रहा है उसके अंदर मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। देखो लिखा है मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल मतलब वो एकल, अकेली अलग अलग एक एक सप्लाई है वो। वैसे उसको बस अकेले माना जाता है कि जो बर्बन की चॉकलेट है वो अलग है, पार्क की अलग है, क्योंकि एक कंपनी की थोड़ी है, सारी की सारी अलग अलग कंपनी की है ना। तो मतलब है कि एक बॉक्स बना के उसमें डाला गया अलग अलग वाला सामान, वरना वो अगर कंपनी से बन के आता तो सब एक एक में आता ना, तो उसको सेपरेट बेचने के लिए बनाया था। मगर इन्होंने एक बॉक्स में करके मिक्स्ड सप्लाई कर दिया। अगर आप उसको बाय करने जाओगे तो आपको वो अकेला एक चॉकलेट का बॉक्स नहीं मिलेगा, आपको उसमें सारी अलग अलग चॉकलेटें मिलेंगी। आप चाहो कि अगर उस बॉक्स में से मुझे सिर्फ किटकैट दे दो भाई, बाकी बॉक्स आप रख लो, मैं नहीं खरीद रहा बॉक्स, मेरे को एक चॉकलेट चाहिए किटकैट, क्या वो देंगे? वो बॉक्स का पीस खराब नहीं करेंगे, वो बोलेंगे अगर आपको ये बाय करना है तो पूरा एक साथ लेना पड़ेगा, आपको अलग अलग चीजें नहीं आएंगी। इसी तरीके से आप पैम्पर हैम्पर समझते होंगे। हैम्पर्स क्या होते हैं? जहां पर आपको एक गिफ्ट का बकेट मिलता है। आप डिटर्जेंट का एग्जांपल ले लो, आपको डिटर्जेंट मिलता है, आप दुकान पे जाओ टाइड शॉप खरीदने, टाइड का मतलब कि जो भी डिटर्जेंट वगैरह खरीदने को चाहोगे तो उसके साथ एक बकेट आजकल फ्री आती है, बाल्टी वगैरह। तो वो बाल्टी जो है, क्या उसके पैसे नहीं देने पड़ते? आप उसके भी पैसे चार्ज कर रहे हो। जरा हिसाब लगा के देखना, 5 किलो का टाइड सर्फ 520 का हमें यहाँ पड़ा, एक हफ्ते पहले जस्ट की बात बता रहा हूँ। 6 किलो का सर्फ 690 रुपए का पड़ा, और मैंने बोला कि 1 किलो सर्फ बढ़ाने पर मुझे 520 से 690 पे ला दिया गया। ठीक है, कम से कम 160-170 रुपए बढ़ गए। अब मैंने पूछा 1 किलो सर्फ का प्राइस, कह रहे 120 रुपए। तो अगर 520 से 120 बढ़ाया जाए यानी कितना हो जाएगा? 640। अब 640 का प्राइस होने के बाद वो 690 कैसे चार्ज कर सकते हैं?
कह रहे इसके साथ बाल्टी फ्री है। मैंने बोला फ्री कैसे हुई? 640, 690, 50 रुपए एक्स्ट्रा है किस चीज के? बाल्टी के, जो कि अनयूजफुल है, कोई यूज नहीं है उस बाल्टी का, आप पैसे पे करके ले रहे हो, कहां से फ्री हुआ? समझे? तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। जब कोई चीज नहीं बिक रही होती ना तो उसको मिक्स्ड करके बेचा जाता है कि इसके साथ इसको तो निकाल ही दो, इसके साथ ही बेचेंगे। अब मैं अगर बोलूं कि मेरे को सिर्फ वो फ्री वाली बाल्टी चाहिए, अब मेरे को 50 रुपए की वो दे दो, अब मेरे को सरफ मत बेचो, वो सरफ नहीं बिकेगा उनका। अब वो मैं बोलूं कि सरफ दे दो, बाल्टी नहीं चाहिए, पैसे कम कर लो, अब बाल्टी नहीं बिकेगी, तो वो क्या करेंगे? मिक्स्ड करके बेचेंगे सप्लाई। तो यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है मैंने कि जैसे कोई गिफ्ट पैक हो गया कंपनी का जो कि चॉकलेट बॉक्स का या स्वीट बॉक्स का है। दूसरा एग्जांपल हो गया स्टोरेज वाटर बोटल्स अलोंग विद रेफ्रिजरेटर। आजकल रेफ्रिज वाले भी बहुत ज्यादा ऐसा कर रहे हैं। आप कभी फ्रिज खरीदने जाओगे ना तो उसके अंदर वो बोटल्स लगा के देंगे आपको सारी बोतल सजा के देंगे लगा के। अब आप सोचेंगे अरे वाह बोतल फ्री में आ रही है, बोतल का खर्चा बच गया, फ्रिज लेने जाओगे। बट क्या होगा कि वो जो बोतलें उसमें लगाई है ना, एक बोतल का प्राइस अगर 100 रुपए है तो वो एक बोतल का प्राइस 500 रुपए लेंगे, और आपकी 5 बोतलें लगी है मतलब कि 2500 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लेंगे फ्रिज के ऊपर चार्ज करके, और आपको बोलेंगे फ्रिज इतने का पड़ेगा। पहले 70 का पड़ रहा था, अब वो 72.5 बताएंगे आपको। अब आप सोचोगे 72.5 में बोतलें भी फ्री आ रही है, जबकि बोतल की प्राइस 500 रुपए है, 2500 फालतू ही ले रहे हैं आपसे। समझे? तो ये क्या है, आजकल कंपनी बिजनेस कर रही है कि अगर किसी कंपनी की बोतल नहीं बिक रही वो फ्रिज में डाल के साथ में बेचो। कंपनी वाले बोलेंगे ये साथ में आई है मैडम, फ्री है, इसके साथ ही आ रही है। नहीं भाई, वो अलग से पैसे ले रहे हैं उसके। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। समझे? आगे लिखा है उसके बाद अगला पॉइंट, स्टोरेज वाटर के बाद फ्री बकेट विद डिटर्जेंट। ये मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया, ये मेरा लाइव एग्जांपल है। कल मैं परसों मॉल में गया था, जो मैं देख के आया हूँ, लेके आया हूँ बाल्टी। मम्मी कह रही भाई बाल्टी दे रहे, वासु बाल्टी ले लेते हैं। मैंने बोला बाल्टी के पैसे नहीं ले रहे, फ्री में दे रहे हैं। पैसे ले रहे थे मम्मी, पहले तो ले आई थी, इस बार नहीं लाई फिर। ठीक है, तो ये चीज होती है मिक्स्ड सप्लाई। समझ आया? अब दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको वो करवाता हूँ, उसके बाद बाकी के कॉन्सेप्ट और लिखवाऊंगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। नोट्स बाय करने हैं तो मैसेज कर देना उस नंबर पे, उतारो भाई फटाफट। मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको बताया था, अब मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई के अंदर क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंपोजिट सप्लाई, जो कि पहला पॉइंट है नेचुरल बंडल्ड। बंडल्ड मतलब होता है कि जहां पर आप एक चीज के लिए पे करते हो, प्रिंसिपल चीज के लिए पे करते हो, बट उसके साथ आपको एनक्लेव थिंग्स जो होती है वो वापस आपको साथ में मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आपने एक टीवी खरीदा, उसकी वारंटी और रेमिटेंस जो है उसका वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, वारंटी वगैरह भी 1-2 साल की मिल जाती है ऐसे ही। और अगर बात करें मिक्स्ड सप्लाई की, तो मिक्स्ड सप्लाई के अंदर नॉट नेचुरली बंडल्ड, जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं होती चीजें, बट इनको बंडल्ड किया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कैडबरी का कोई भी चॉकलेट बॉक्स खरीद रहे हो तो उसमें कैडबरी की चॉकलेट ना होकर डेयरी मिल्क की भी होगी, बर्गबर्न की भी होगी। ठीक है, और भी बहुत सारी चॉकलेटें होंगी जो कि पार्क वगैरह, 5 स्टार वगैरह सारी मिक्स होगी। अब ये जो 5 स्टार और ये अलग अलग कंपनीज की चॉकलेट जो है, क्या एक कंपनी मिक्स करती नहीं, तो इसको लोग ही मिक्स करते हैं एक बॉक्स बना के स्पेशल पैकेजिंग बोल के बेचने के लिए। ठीक है, तो ये नेचुरली बंडल्ड नहीं होती यहाँ पर। उसके बाद लिखा है सप्लाई टुगेदर। कंपोजिट सप्लाई के अंदर आप चीजों को एक साथ टुगेदर करके एक साथ बेचते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो भी रेंट वगैरह दे रहे हो कमरे का, तो उसमें कमरे में आपके पंखे वगैरह, बेड वगैरह शामिल होगा, वो पूरा टुगेदर एक साथ पैसा उसका जाता है, कंपोजिट। और मिक्स्ड सप्लाई में क्या होता है कि सप्लाई टुगेदर तो होती है, जैसे कंपोजिट में होती है वैसे ही मिक्स्ड में सप्लाई टुगेदर होती है, बट एक्चुअल में वो टुगेदर नहीं होती। कह रहा है कि बट कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, बट हम उनको ना, उनकी जो चीजें हैं जो बंडल्ड करी है उन्होंने, वो जबरदस्ती बंडल करी हुई है, उनको एक एक करके सेपरेट भी बेचा जा सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि ईच सप्लाई इज नॉट प्राइस्ड सेपरेटली। हर एक चीज का प्राइस जो है वो सेपरेटली नहीं होता। जैसे मान लो मैं एक रूम लेने जाऊंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पंखे का कितना चार्ज लोगे चलाने का, कूलर चलाने का कितना चार्ज लोगे, या बेड पर सोने का कितना चार्ज लोगे। वो रूम में अगर मान लो 2-3 हजार का रूम है तो 2-3 हजार में वो सब चीज का इन्वॉल्व होके आता है। ठीक है, बट मिक्स्ड सप्लाई में क्या होता है कि आप हर एक यूनिट का एक अलग से सेपरेट प्राइस देख सकते हो कि यहाँ पर जो हर एक सप्लाई है, ईच सप्लाई नॉट प्राइस सेपरेटली। यहाँ पर लिखा, एक मिनट, यहाँ पर एक वर्ड है नोट गलत है, यहाँ पे कह रहा है ईच सप्लाई प्राइस सेपरेटली। हर एक सप्लाई का प्राइस जो है वो सेपरेटली होता है, अलग अलग होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था छोटा सा डिफरेंस जो आपके एग्जाम में आएगा, अब आप लिख सकते हो। अब
इसके बाद मुझे लिखवाना है यहाँ पर लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग सप्लाई। तो हम बात करेंगे सेक्शन 7 के अंदर जो लीगल प्रोविजंस होते हैं स्कोप ऑफ सप्लाई के, जिसमें सेक्शन 7(1), सेक्शन 7(2), सेक्शन 7(3), तो ये तीनों सेक्शन की एक साथ बात करेंगे। चार्ट बना के आपको कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की। अभी आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। करने वाले हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था उतारने के लिए, आपने वो पीछे वाला जो डिफरेंस था उतार लिया होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है चैप्टर की, जिसके अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1), 2 और 3। हम पढ़ेंगे सप्लाई का अंडर सेक्शन 7 और सबसेक्शन 1, 2 और 3। मैंने यहाँ पे एक टेबल सी बना दी है चार्ट, ताकि आप लोगों को और ज्यादा समझने में आसानी हो, प्रॉब्लम ना हो। और जब मैं हटूंगा बाद में तब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बुक में क्या है कि पैराग्राफ बना के लिखे हैं, तो वहां पर आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा कि किसके नीचे कौन सी चीज अच्छे से डाली है। तो अब यहाँ पे चार्ट में आपको देखकर जल्दी समझ आएगा। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 1, 2, 3। पहले हम बात करेंगे कि सेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर सेक्शन 7 और सबसेक्शन 1 के अंदर कौन सी चीजों की बात करी गई है। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में सप्लाई इंक्लूड्स की बात करी जाएगी, जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि एक टैक्सेबल सप्लाई के होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन से मोड्स फुलफिल होने चाहिए, जहां पर एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर ये माना जाएगा कि आप जो है एक टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। दूसरा, सेक्शन नंबर 7 और सबसेक्शन नंबर 2 जो कि मैंने यहां लिखा है, इसमें लिखा है सप्लाई एक्सक्लूड्स। एक्सक्लूड्स का मतलब होता है कि ऐसा कब माना जाएगा कंट्री के अंदर कि जो सप्लाई हो रही है किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस की, वो अनटैक्सेबल है, या फिर बोल सकते हो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। जहां लिखा मैंने सप्लाई एक्सक्लूड्स, जिसको सप्लाई में काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसी कौन सी स्टेट आएगी, ऐसी कौन सी कंडीशंस होगी जब ऐसा माना जाएगा, तो वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 7 और सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर। सेक्शन नंबर 7 और सबसेक्शन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, सबसेक्शन 3 में पढ़ेंगे, जहां पर गवर्नमेंट ने ये नोटिफाइड करा है कि जो गवर्नमेंट है उसने एक प्रोविजन बना के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों के लिए नोटिफाइड करा है कि कुछ ऐसी चीजें जिनको हम गुड्स मान रहे हैं बट एक्चुअल में वो गुड्स नहीं है। क्या है वो? एक्चुअल में सर्विसेज वगैरह नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसको हमने गुड्स मान लिया है बट वो एक्चुअल में सर्विसेज या गुड्स नहीं है। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम सर्विसेज समझ रहे हैं बट वो एक्चुअल में गुड्स हैं। ठीक है, हमने मगर गुड्स में उसको कंसिडर नहीं कर रखा, तो हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हमारा सेक्शन नंबर 7(3) में बताया गया है। कुछ नोटिफाइड लिस्ट बताई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी चीजें गुड्स में आएंगी और कौन कौन सी चीजें सर्विसेज में आएंगी। जो चीजें सप्लाई में इन्वॉल्व होंगी वो सेक्शन नंबर 1 में आएगी और सेक्शन 7 और सब सेक्शन 1 में आएगी, यानी कि पहला वाला। और जो चीजें सप्लाई के अंदर एक्सक्लूड करी जाएंगी, जो सप्लाई में नहीं काउंट करी जाएंगी, वो सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में आएंगी। ठीक है, और इसके बारे में हमें कौन बताता है? सब सेक्शन 3 और सेक्शन 7 जो कि हमारा दिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं शुरू से। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1, जो इसमें हम बात करेंगे सप्लाई इंक्लूड्स। क्या सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड्स हैं? इसके अंदर आते हैं टोटल 4 क्लॉज। हम इसके अंदर 4 क्लॉज पढ़ेंगे, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी। इसको 4 क्लॉज में बांटा गया है। चारों क्लॉज में कुछ ना कुछ आपको चीजें समझाई गई हैं। क्लॉज नंबर ए में आते हैं सप्लाई इंक्लूड्स के अंदर। क्लॉज ए के अंदर कुछ मोड्स बना दिए हैं गवर्नमेंट ने कि अगर आप इन मोड्स पर सप्लाई करते हो, टैक्सेबल पर्सन हो, तभी आपकी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड करी जाएगी। तो मोड्स क्या है? ऑल मोड्स लिख दिए मैंने, फॉर्म्स लिख दिए हैं। पहला है डी, जिसका मतलब होता है डिस्पोजल। दूसरा होता है एस, जिसका मतलब होता है सेल। तीसरा आता है एल, यानी लाइसेंस। चौथा है आर, यानी कि रेंटल, लीज। पांचवा आता है बी, बार्टर। फिर ई, एक्सचेंज। और टी, ट्रांसफर। तो ये वो 8 या वो 7 मोड है जो आपकी बुक में मेंशन करे गए हैं क्लॉज ए के अंदर, सेक्शन नंबर 7 और सब सेक्शन नंबर 1। इसमें कि कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिसमें आप अगर कोई भी चीज का सप्लाई करते हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट
करते हो तो इसको सप्लाई के अंदर टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर ये याद नहीं होंगे, इन मोड्स को याद करने का एक छोटा सा तरीका भी बता देता हूं। तो आप इसको ऐसे याद करना, DSLR, तो ये क्या बन गया, DSLR, कैमरा याद है, DSLR ये क्या होता है, कैमरा। फिर आता है BET, क्या हो गया, बैट, BET, बैट। तो लो याद हो गया होगा अब आपको। किस तरीके से आपको मोड्स याद करने हैं, डी मानी की और डिस्पोजल, एस सेल, एल लाइसेंस, आर रेंटल लीज, बी मतलब कि बार्टर, ई एक्सचेंज, टी ट्रांसफर। तो आपको इस तरीके से इसको याद कर रहे हैं। सुनो, अब इन सारे मोड्स के अंदर हम जब सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें हम पहले बात करते हैं कंसिडरेशन की और दूसरा आता है बिजनेस की। सिर्फ क्लॉज ए की बात कर रहा हूं। क्लॉज ए में पहला आता है कंसिडरेशन, दूसरा आता है बिजनेस। अगर आप किसी भी बिजनेस में कोई भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो जो कि इन मोड्स के अंदर आ रही है तो वो क्लॉज ए के तहत सप्लाई मानी जाएगी टैक्सेबल वाली। ठीक है, या फिर अगर आप कोई बिजनेस के साथ साथ कंसिडरेशन कर रहे हो किसी भी चीज का तो उसको भी इन मोड्स के अंदर अगर वो आ रही है तो क्लॉज ए के तहत वो भी टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, तो ये था क्लॉज ए। चलते हैं क्लॉज बी की तरफ। क्लॉज बी बताता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस और कंसिडरेशन वाज नॉट इन बिजनेस। कह रहा है कि कोई भी तरीके का आप बिजनेस में इंपोर्ट कर रहे हो, कहीं से भी आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस का या कोई भी अंदर कंसिडरेशन जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, बट अगर आप कंसिडरेशन को लॉ बी में पढ़ रहे हो या फिर कोई भी लॉ बी के अकॉर्डिंग आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, बिजनेस रिलेटेड ही हो, तब वो चाहे वो हो मतलब कि वाज नॉट या वाज कंसिडरेशन हो बिजनेस के लिए या फिर नहीं हो, उसको टैक्सेबल सप्लाई में ही काउंट करा जाएगा। समझे। अगला पॉइंट है क्लॉज सी। क्लॉज सी को शेड्यूल नंबर 1 के अंदर लिखा गया है। तो आप अगर इसको बोलना चाहो कैसे बोलोगे तो आप इसको इस तरीके से बोलोगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 7 से शुरू करोगे बोलना। तो आप कैसे बोलोगे, सेक्शन नंबर 7 के अंदर लिखा है, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 और सी मतलब क्लॉज सी, उसके अंदर एक शेड्यूल है, शेड्यूल 1। तो आप इस तरीके से उसको पढ़ोगे क्योंकि देखो सेक्शन नंबर क्या है 7, सबसेक्शन नंबर है 1, क्लॉज कौन सा है ए बी सी, तो क्लॉज कौन सा है सी, और इसके शेड्यूल 1 में लिखा है किसके बारे में, डीम्ड सप्लाई के बारे में। डीम्ड सप्लाई क्या होती है, डीम्ड सप्लाई यानी कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी, कुछ कंडीशंस बना रखे गवर्नमेंट ने सेक्शन सी में या क्लॉज सी में बोल सकते हो। क्लॉज सी में डीम्ड सप्लाई के लिए कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ने बना रखी है कि अगर आप वो कंडीशन फुलफिल करते हो तो वो सप्लाई आपकी टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। अगर उसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब उस जगह पर उसको कंसिडरेशन काउंट नहीं करा जाएगा, बट बिजनेस के तौर पर या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के तौर पर टैक्सेबल सप्लाई मान लिया जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर आपकी वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो उसको सप्लाई काउंट करा जाएगा, किस बेसिस पे, बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पर, बट कंसिडरेशन में काउंट नहीं करा जाएगा। ठीक है, और अगर सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब उसको पूरी तरीके से डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। 5 कंडीशंस है इसकी क्लॉज सी की। तो 5 कंडीशन कौन सी है, ये रही 5 कंडीशन नीचे। कंडीशन नंबर 1 पहला है कि गुड्स और सर्विसेज के अंदर ही आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। कंडीशन नंबर 2 कि कोई भी कंसिडरेशन आपका जरूर से होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा होता है कि टैक्सेबल पर्सन इसको कर रहा हो, जिसके पास टैक्सेबल अथॉरिटी हो। ठीक है, फिर आता है टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, फिर आता है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जरूरी है होना। अगर इन 5 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस ऐसी है जो फुलफिल नहीं होती, उस केस में क्या होगा, ये कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी सप्लाई, बस क्या मानी जाएगी कि बिजनेस के तौर पर टैक्सेबल सप्लाई करी गई है या फर्दरेंस बिजनेस के तौर पर सप्लाई करी गई है। समझे। डीम्ड सप्लाई कब मानी जाएगी, ये 5 कंडीशंस पूरी होने पर। ठीक है, तो ये कहता है हमारा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, शेड्यूल नंबर 2 जो कि है क्लॉज डी, क्लॉज सी यानी शेड्यूल 1, क्लॉज डी यानी शेड्यूल नंबर 2। ठीक है, शेड्यूल 2 में आता है क्लॉज डी। क्लॉज डी क्या कहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कब होगी, जहां पर आपका सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी जिसमें शेड्यूल 2 जो है ये पूरा होगा।
यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप कर रहे हो, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नोटिफाइड करी गई है, गुड्स में डीलिंग कर रहे हो या सर्विस में डीलिंग कर रहे हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कि क्लॉज डी के तहत एक टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। समझे? बहुत अच्छे। तो ये था क्लॉज ए जहां पे मैंने मोड्स की बात करी, क्लॉज बी जहां मैंने इंपोर्ट की बात करी, चाहे आप यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हो। हाँ, अगर आप कोई भी सामान चाहे वो यूएसए से इंडिया मंगा रहे हो या आप कुछ भी ऐसा एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको भी टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा जब तक वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाज या वाज नॉट बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस के लिए चाहे वो हो चाहे ना हो, बट कंसिडरेशन अगर है तब उसको टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड किया जाएगा। वही चीज यहाँ पर आती है टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन क्लॉज सी में, जहां मैंने आपको 5 कंडीशन बताई है, फुलफिल होगी तो डीम्ड सप्लाई बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। फिर आता है सेक्शन नंबर डी जहां मैंने सप्लाई और गुड्स सर्विसेज की बात करी। ठीक है, तो ये थे आपके सेक्शन 7(1) के, सेक्शन 7 और 1 सबसेक्शन के क्लॉज चारों। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेक्शन 7, बट सबसेक्शन जो है वो 2 की बात करते हैं, ये वाला। सबसेक्शन 2 में क्या बोला है कि सप्लाई एक्सक्लूड्स। अब मैं बात करूंगा ऐसी सप्लाई जो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। क्या बोला मैंने कि जो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, जिसको टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानेंगे, उसमें कौन कौन से क्लॉज आते हैं या कौन कौन सी शामिल है चीज। इसके अंदर कोई क्लॉज ज्यादा है नहीं, तो इसके अंदर लिखा है एक क्लॉज ए जो कि शेड्यूल 3 में आएगा। क्लॉज ए क्या है? शेड्यूल 3। तो ये था शेड्यूल 1 क्लॉज सी, ये है क्लॉज डी शेड्यूल 2, और ये है क्लॉज ए किसका? सेक्शन 7 और सब सेक्शन 2 का, क्लॉज ए शेड्यूल नंबर 3। जब शेड्यूल 3 की बात होगी तब यहां पर आप देखोगे कि क्लॉज शेड्यूल 3 के अंदर कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं क्लॉज बी में, जैसे कि शेड्यूल 3 क्लॉज ए में लिखा है और क्लॉज बी में यहाँ पे लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट, सेंट्रल और लोकल तीनों गवर्नमेंट को क्या बोला है कि जीएसटी काउंसिल ने ना कुछ रिकमेंडेशन लिस्ट, कुछ ऐसी लिस्ट को नोटिफाइड करा है जहां गवर्नमेंट को बताया गया है काउंसिल्स के द्वारा कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी पब्लिक की एक्टिविटीज हैं, अथॉरिटी हैं, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कुछ ऐसी सप्लाई नोटिफाइड करी गई है कि जो अगर उसमें डीलिंग करेगा तो उसको हम मानेंगे कि ये अनटैक्सेबल सप्लाई है, और ये एक्चुअल में सप्लाई नहीं है, और इसको सेक्शन नंबर 7 अंडर सेक्शन 2 के रखा जाएगा, शेड्यूल 3 के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, तो इसने कुछ एक लिस्ट बना रखी है जो कि आपको बुक में देखने को मिल जाएगी। लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी, आप ऊपर से रीड कर सकते हो क्योंकि ज्यादा मेनली डीपली घुसकर क्वेश्चन नहीं आएगा टैक्सेबल से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट सेक्शन 7 और अंडर सेक्शन 3। इसमें क्या होता है? सेक्शन 7 अंडर सेक्शन 3 में गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं। किसको लेकर बनाए प्रोविजन? सेक्शन 7(1), सेक्शन 7(2) को लेकर, कि कहां पर हम ऐसी चीजों को गुड्स में काउंट कर लेते हैं जबकि वो सर्विसेज में आनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम सर्विसेज में काउंट कर लेते हैं बट एक्चुअल में वो गुड्स में आनी चाहिए। तो मैंने वही बताया, कुछ ऐसी चीजें जिसको गुड्स में काउंट कर लेते हैं जो कि एक्चुअल में गुड्स नहीं होती, और ऐसे ही सर्विस के केस में तो यहाँ पर कुछ प्रोविजन उसके लिए बनाए गए हैं। बुक में इससे ज्यादा आगे मेंशन नहीं करा। तो यहाँ पर आपका 80% चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे थोड़े से और मैं चीजें बताने वाला हूँ आपको, थोड़ी सी छोटा सा चैप्टर आ गया 10 मिनट का, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि क्या क्या लिखा है क्लॉज 7(1) में और 7(2), 7(3) सेक्शन के अंदर। फटाफट से उतारो। शुरू करते हैं आगे के टॉपिक्स में। मैंने लिखा है सबसे पहले यहाँ पे आपके चैप्टर के लास्ट ना 2 टॉपिक्स रह चुके हैं, ज्यादा चैप्टर नहीं रहता जैसे मैंने आपको बता दिया था। तो अभी रह गए यहाँ पे एक पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ फ्री सैंपल गिफ्ट्स, जिसको हम बोलते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप किस तरीके से फ्री सैंपल्स को, गिफ्ट्स को और बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर्स को कैसे ट्रीट करा जाता है टैक्सेबल के अंदर, सप्लाई के अंदर किस तरीके से इसको देखा जाता है, तो वो समझते हैं। पहले हम बात करने वाले हैं, पहला ए पॉइंट है फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स। फ्री सैंपल और गिफ्ट को क्या किया जाता है? इट मीन्स दैट गुड्स विदाउट चार्ज एनी कंसिडरेशन। काफी बार आपने देखा होगा कि आपको फ्री सैंपल्स के तौर पर काफी बार दुकानदार जो होते हैं, जैसे कि किसी ने अपनी नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग करी,
फ्री सैंपल के तौर पर अपने स्वीट्स को भेज देगा, आपकी दुकान पर अपने स्वीट्स के डिब्बे को भेज देगा, या फिर और किसी चीज की दुकान लगा लो। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने खादी की दुकान खोली है तो फ्री सैंपल के तौर पर आपको वो कोई ना कोई सी चीज भेज देगा कि हमने एक नई दुकान खोली है, आप इसका सैंपल टेस्ट करके देख लो। क्या पता सैंपल पसंद आने की वजह से आप लोग उसको खरीदना चाहो, इस वजह से। और जो वो चीजें आपको भेजता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सैंपल्स के तौर पर या गिफ्ट के ऊपर, तो जो सैंपल और गिफ्ट के तौर पर चीजें भेजी जाती हैं इसको बोला जाता है चार्ज विदाउट चार्ज एनी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यहाँ पर इसीलिए चार्ज नहीं होता बिकॉज क्योंकि वो फ्री सैंपल्स है। अगर वो उसके रिसिप्ट देता है या उस पर वो कोई भी इनवॉइस वगैरह जनरेट करके देता है किसी चीज को, और अगर आपसे पैसे चार्ज करता है तो वो उसका टैक्स इनवॉइस देगा या आपको कोई उसकी रिसिप्ट या कुछ बिल वगैरह देगा। और जब वो आपको बिल वगैरह देता है तब उस चीज पर, उस सप्लाई पर आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट अगर कुछ ऐसा नहीं है तो मीन्स वो क्या है, एक सैंपल है, एक गिफ्ट है। ठीक है, दूसरी लाइन लिखी है क्लेम आईटीसी नॉट अवेल। जो भी सैंपल्स होते हैं या जो भी गिफ्ट्स होते हैं इस पर आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले होते हैं। हाँ, अगर आपको किसी ने पैसे देकर फ्री सैंपल्स बेचे हैं तब आप उससे बाकायदा टैक्स इनवॉइस मांग सकते हैं, आप उससे उसका बिल मांग सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको गुड्स दिया है, और उसके बाद आप उस पर क्लेम कर सकते हैं आईटीसी वगैरह। ठीक है, आज जी चलिए भाई आगे बात करते हैं। दिस इज नॉट सप्लाई विदाउट बिल। ये जो सप्लाई है ये सप्लाई मानी नहीं जाएगी जब तक उसका बिल नहीं आता, विदाउट बिल या इनवॉइस के। अंडर सेक्शन 17 और 5 के लिखा हुआ है, जहां पर हमने पढ़ा है कि ब्लॉक क्रेडिट लिस्ट क्या होती है। अंडर सेक्शन अगर आप 17 और सब सेक्शन 5 के अंदर पढ़ेंगे ना तो एक ब्लॉक क्रेडिट लिस्ट आती है गूगल पे, जब आप सर्च करेंगे अंडर सेक्शन 17 और सब सेक्शन 5 तो वहां पर आ जाएगी ब्लॉक क्रेडिट लिस्ट। ऐसी लिस्ट आ जाएगी जहां पर आप चीजों का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, और वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसी गुड्स या सर्विसेज हैं जिस पर आपको आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता। तो उसमें आपको लिखा आ जाएगा कि जो फ्री गिफ्ट्स होते हैं और सैंपल्स होते हैं इस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखा आईटीसी इज ब्लॉक्ड, इस पर आईटीसी ब्लॉक्ड होता है सैंपल और गिफ्ट्स पर। समझ आया? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, नीचे अगली बात आती है बोगो फ्री ऑफर। बोगो क्या होता है भाई? बोगो पोगो जैसा लग रहा है, साउंड कर रहा है, बट बोगो क्या होता है? बोगो होता है बाय वन गेट वन ऑफर। बाय वन गेट वन ऑफर यानी BOGO। ठीक है, बोगो। तो कह रहा है बोगो जो होता है, इसका एग्जांपल पहले मैं आपको बताता हूँ। बोगो में क्या होता है कि बाय वन गेट वन में कि बाय वन सोप एंड गेट वन सोप फ्री। आप कोई भी एक चीज खरीदते हो और उसके ऊपर एक चीज आपको फ्री मिल जाती है। आप मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां पर ना एक चीज का प्राइस जो 30 रुपीज, अभी मैं पिछले हफ्ते मॉल गया था, जैसे मैंने बताया, मैंने एक एग्जांपल और देखा। एक सूजी का पैकेट हमने देखा, सूजी का प्राइस था 250 ग्राम की सूजी का पैकेट आया, उसका प्राइस था 30 रुपए। बट दो कंपनी की अलग अलग सूजी उन्होंने हमें दिखाई, एक का प्राइस था 30 रुपए जो हम ले रहे थे, और दूसरी एक और सूजी दिखाई जिसका प्राइस था 60 रुपए। वही सेम क्वांटिटी 250 ग्राम की 60 रुपए की। बट 60 वाले में क्या था कि उसमें बाय वन गेट वन था। दो पैकेट आ रहे थे हमें 250 ग्राम के और 60 रुपए चार्ज कर रहे थे, और एक सूजी का पैकेट जो था वो था 30 रुपए का जो दूसरी कंपनी का था। अब इसमें हमें तो कोई ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं, क्योंकि क्या है कि 60 रुपए में क्या था कि जो बाय वन गेट वन के नाम पर बेचा जा रहा है एक्स्ट्रा पैकेट, उसके भी 30 रुपए अलग से चार्ज किए जा रहे हैं, तब जाके वो 60 रुपए हो रहा है। अगर आप टोटल जोड़ो 60 रुपए पहिया सूजी है और जब 30 रुपए पाव एक पैकेट मिल रहा है और एक पैकेट आपको 60 रुपए पाव मिल रहा है, तो आप क्या लगेगा आपको कि वो फ्री है, या फिर लगेगा कि 30 रुपए उसके भी चार्ज करे गए हैं, रेट एक्चुअल में 30 ही रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ कि बाय वन गेट वन में आप एक चीज लेते हो उसके साथ आपको दूसरी चीज फ्री मिलती है, और मोस्टली लोगों का यही मानना होता है कि बाय वन गेट वन में अरे वाह एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, वाह। तो मगर होता क्या यहाँ पे एक्चुअलिटी देखो, वन आइटम इज बीइंग सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। कहता है कि एक आइटम में ना इसमें हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि जो है फ्री कॉस्ट मिलेगा, मतलब कि जहां पर आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, विदाउट एनी कंसिडरेशन, जिस पर आपको कोई कंसिडरेशन नहीं लग रहा। इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स बट ए केस of two or more individual supplied where a single price is being charged। कह रहा है कि यहां पर हमें कोई इंडिविजुअल सप्लाई में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज दे रही एक चीज दे रही, ये दोनों चीजें मेरे को मिल रही है इंडिविजुअल सप्लाई में, मतलब कि दोनों एक साथ मिल रही है, जो कि एक बाय वन गेट वन के साथ मिल रही है। क्या ये दोनों का प्राइस में से एक साथ नहीं चार्ज कर रहे? मुझे क्या लग रहा है, लोगों को क्या लगता है कि एक का प्राइस चार्ज कर रहे हैं और इस ये वाला तो फ्री है, बट ऐसा नहीं होता। होता ये है कि ये दोनों का प्राइस आपसे चार्ज कर लेते हैं। सपोज करो अगर इसका प्राइस है 30 रुपीज, इसका प्राइस भी है 30 रुपीज, अब आपको लगेगा ये 30 रुपीज में फ्री में दे रहे हैं, बट नहीं, जो इस वाले का प्राइस है 30 से बढ़ा करके ये दोनों को ऐड करके इसको 60 लिख देते हैं। 60 रुपए में आपको दोनों दे रहे हैं।
अगर आप सेपरेटली दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल खरीदोगे तो भी आपको 30-30-60 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब आप दोनों को एक साथ खरीद रहे हो ये सोच के कि ऑफर चल रहा है, फ्री मिल रहा है मेरे को, एक का प्राइस वो दोनों में ले रहे हैं, वो दोनों को बढ़ा के एक में कर दे रहे हैं और 60 रुपए कर दे रहे हैं एक को। अब आप बताओ, अब आपको कहां से फ्री पड़ रही है वो चीज? आप दो जो चीजें खरीदते थे, अब आपको ये वांट भी नहीं होगी, इसकी तो इच्छा भी नहीं होगी खरीदने की, बट क्या है, उनको पैसा ज्यादा मिलेगा। अब वो दो बेच सकते हैं, उनका सप्लाई ज्यादा बिकेगा और उससे दो का 60 रुपए मिलेगा उनको, ठीक है। पहले आपको एक चाहिए था, अब आप प्राइस में लालच के मारे 60 रुपए देके दो खरीद लेते हो, तो यहाँ पर मूर्ख बनने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इंडिविजुअल सप्लाई जो होती है उसका कोई फ्री चार्ज नहीं होता, हर किसी को पैसे पड़ते हैं, पैसा है उस पर देना पड़ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि प्राइस, सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज, उस पर सिंगल देखा जाए तो प्राइस चार्ज हो रहा है। और इसी को अंडर सेक्शन 8 के लिखा भी गया है कि इस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, आईटीसी अवेल कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था फ्री की चीजों पे आईटीसी नहीं मिलता, बट इस पर आपको आईटीसी मिल सकता है, क्योंकि ये फ्री है ही नहीं, क्योंकि ये फ्री नहीं है। और इसके बाद लिखा है हाईली प्राइस चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, अंडर सेक्शन 8 के बताया गया है कि जो बोगो की चीजें होती हैं, जो बाय वन गेट वन में मिलती है, इसमें जो हाईली प्राइस होता है ना, टोटल सेपरेट कॉस्ट को मिला करके जो टोटल बनता है हाई प्राइस, वो चार्ज किया जाता है बोगो में, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 8 के बताया, बाकी आप इस पर आईटीसी वगैरह क्लेम आराम से कर सकते हो। समझ आया? तो ये था हमारे दो टॉपिक्स। अब आपके सामने एक लास्ट टॉपिक रह गया आपकी बुक का, उसमें लिखा था कि जीएसटी नेगेटिव लिस्ट अंडर सेक्शन 7(2) सब सेक्शन 2 ये बता दो ये क्या होती है। जीएसटी की नेगेटिव लिस्ट की बात करने जा रहे हैं, जो कि अंडर सेक्शन 7 और सब सेक्शन 2 के आती है, क्लॉज ए में आती है, शेड्यूल 3 में आती है, जहां पर हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी नोटिफाइड गुड्स एंड कुछ ऐसी नोटिफाइड सर्विसेज हैं जिसको जीएसटी की नेगेटिव लिस्ट में डाला है, जहां पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो वो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसको ना मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी की तरह समझाऊंगा, जैसे फिल्म की, मूवी वगैरह की स्टोरी होती है ना, उस तरीके से आपको जल्दी याद रहेगा और दिमाग के अंदर बैठ जाएगी कि कौन कौन सी वो नोटिफाइड चीज है, ठीक है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है ट्रिक टू लर्न नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिख दिया इसकी, ठीक है। तो स्टोरी कुछ ऐसे चालू होती है, म्युनिसिपल ऑफ पार्लियामेंट है ना, एक वेडिंग में गए होते हैं अपने एम्प्लॉइज वगैरह के साथ, और भी बाकी सारे एम्प्लॉइज आते हैं, एक वेडिंग में गए होते हैं। वेडिंग में जो बाकी एम्प्लॉइज आते हैं ना, उनसे थोड़ी शादी में ना झड़प हो जाती है, बहस हो जाती है, और बहस में म्युनिसिपल ऑफ पार्लियामेंट जो है ना अपने, वो एम्प्लॉय से एक बैटिंग कर बैठते हैं। क्या कर लेते हैं, एक बैटिंग कर लेते हैं, जिसमें वो अपने लैंड को हार जाते हैं। लैंड मतलब जमीन का टुकड़ा, बैटिंग मतलब गैम्बलिंग होती है ना, ऑनलाइन सट्टा लगाना, उसको बोलते हैं बैटिंग। तो म्युनिसिपल ऑफ पार्लियामेंट शादी में गए थे, जहां पर किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ उन्होंने बैटिंग कर ली और उसमें बैटिंग में हार गए, अपना लैंड, जमीन हार गए। अब क्या हुआ, लैंड नहीं मिलने पर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि म्युनिसिपल ऑफ पार्लियामेंट है, तो भाई पॉलिटिशियन का थोड़ा सा स्टीरियोटाइप रहता है नेचर, कि जा जो करना है कर ले, मैं नहीं दे रहा, क्योंकि मूवीज में एक्चुअल में ऐसा ही दिखाया गया है। तो हम ये मान के चलते हैं, मूवीज में कुछ भी आगे का दिखाया गया, हम अपनी स्टोरी में ये मानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो म्युनिसिपल ऑफ पार्लियामेंट है वो थोड़ा स्टीरियोटाइप है, थोड़ा सम्मानवादी है, कि मैं नहीं दे रहा, जो करना है वो कर ले, और पॉलिटिशियन होते थोड़ा अकाउंट टाइप के। तब यहाँ पर इसने भी कुछ ऐसा करा कि लैंड देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय था ना, वो चला गया कोर्ट में। एम्प्लॉय कहाँ चला गया, कोर्ट में, कि भाई मैंने ऐसी बात है, मैंने यहाँ पर पार्टी में से एक बैट करी थी और ये मेरे से अपनी जमीन हार गया, अब मुझे अपनी जमीन देने से मना कर रहा है। आगे बॉलीवुड की फिल्म में आपने देखा ही, अब क्या करेगा जो म्युनिसिपल पार्लियामेंट है, वो क्या करेगा, पॉलिटिशियन इस केस में क्या करते हैं, जब वो हार जाते हैं केस और उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, कोर्ट में चला गया कोई आदमी, उनके खिलाफ विद्रोह कर रहा है कोई, तो वो क्या करेंगे, उसको खत्म। तो भाई उसने भी यही करा, बचने के लिए म्युनिसिपल ऑफ पार्लियामेंट ने ना एम्प्लॉय की हत्या करवा दी, उसको मरवा दिया। अब उसको मरवाने के बाद उसका फ्नूरल या यही गलती जाती है, फुनरल करवा दिया, और उसके बाद उसकी बॉडी दफना दी। तो यहां पर उसने क्या करा कि उसको लैंड नहीं दी और उसका फुनरल करा के उसकी आत्मा को शांति दिला दी। अब इस स्टोरी का मोरल समझो, इस स्टोरी से आप क्या समझे। स्टोरी थोड़ी सैड थी, तो मैंने लिख दिया मोरल में, साइंस कैसे लिख दिया भाई, SINC, हाँ सिंस। सुनो, सिंस दिस इज अ सैड स्टोरी सो नॉट जीएसटी। ये स्टोरी क्या है, सैड है, तो इस पर जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। अब यहाँ पर इस स्टोरी को आपने पूरा समझ लिया है, और इस स्टोरी को अगर आपने थोड़ा सा भी रिलेट करा है किसी बॉलीवुड मूवी से और प्रेजेंट करा है जो मैंने आपको, तो विजुअलाइज आपने जो चीजें करी हैं, अगर स्टोरी आपके दिमाग में बैठी है, अब इसकी मदद से आप लोगों ने वो
छह नेगेटिव लिस्ट के वर्ड्स याद कर लिए हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता। अब वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज मैंने क्या बोला कि स्टोरी जो है वो काफी सैड थी और कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अब कैसे नहीं लगेगा वो समझ लो। पहली चीज है एमपी यानी म्युनिसिपल ऑफ पार्लियामेंट, या फिर सीएम, या फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के द्वारा की गई टैक्सेबल सप्लाईज वगैरह जो होंगी वो रद्द करी जाएगी और नोटिफाइड लिस्ट में ये नेगेटिव लिस्ट में शामिल रहती है। पहली चीज आपको याद होगी। दूसरा हो गया एम्प्लॉय, कि जो भी एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय से जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई होगी ये भी नोटिफाइड लिस्ट की नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है। और जीएसटी जो काउंसिल है वो इसको पहले बता चुका है कि इस सप्लाई का कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा। आगे तीसरा आता है बैटिंग। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी बैटिंग को प्रमोट करते हो, गैम्बलिंग वगैरह करते हो, तो ये भी नोटिफाइड लिस्ट के अंदर नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है। शेड्यूल नंबर 3 के अंदर कोई भी बैटिंग वगैरह करेगा तो इसको हम यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। फोर्थ चीज आपने समझी है लैंड, बिकॉज क्योंकि लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी होने की वजह से जो लैंड है वो आपके कोई भी जीएसटी के अंदर नहीं आती, कोई भी जीएसटी इस पर नहीं जाएगा। फिर अगली चीज आ जाती है कोर्ट। आपको पता है कोर्ट जो है एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट उसको सर्विस में भी नहीं काउंट करा जाता। कोर्ट की सर्विस कोई नॉर्मल वैसे सर्विस में काउंट नहीं करी जाती है, इस वजह से कोर्ट को नोटिफाइड की नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है कि यहाँ पर भी कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगला आ जाता है फ्यूनरल। जो भी ऐसे शोक सभा फ्यूनरल वगैरह होती है, जो भी ऐसे पार्टी वगैरह होती है, इसके लिए कोई भी जीएसटी वगैरह आपको चार्ज नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये अलग से एक नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सिंस दिस इज अ सैड स्टोरी, जब गवर्नमेंट ने ये स्टोरी सुनी ना, पूरी बॉलीवुड की फीलिंग आई। उन लोगों को लगा कि यार कितनी ज्यादा सैड स्टोरी है, तो इस पर हम ये काम करते हैं कि हम ना जो भी इस केस से रिलेटेड है, इस मूवी की स्टोरी से रिलेटेड जितने भी कहानी के पात्र हैं, हम कहीं भी जीएसटी नहीं चार्ज कर सकते, बिकॉज दिस इज ए सैड स्टोरी। ये बहुत ज्यादा सैड स्टोरी। उनकी आंखें भर आई, आंखें बड़ी नम हो गई थी, पानी निकल रहा था आंखों से, तो उन्होंने बोला कि रोते रोते कि हम इस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, इतना काम करेंगे। तो इसमें जितने भी पात्र दिखाए गए हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दैट मीन्स ना तो एमपी पे लगेगा जीएसटी, ना एम्प्लॉय पे लगेगा, ना बैटिंग पे लगेगा, ना लैंड पे लगेगा, ना कोर्ट पे लगेगा, ना फ्यूनरल पे लगेगा। तो ये वो 6 आइटम है जो नेगेटिव लिस्ट में आते हैं, और यही वो 6 आइटम आपको याद करवाने थे मुझे, और जो आपने कर लिए इस स्टोरी की हेल्प से। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 जो है जीएसटी का, सप्लाई ऑफ जीएसटी, ये पूरा खत्म होता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ अगले दिन। और एक काम और कर देना, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाई करने हैं ना इस बुक के, तो उसके लिए वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है, बिल्कुल बस कॉल मत करना, मैसेज करना कि सर मिनिमम प्राइस बता दो नोट्स का। जो भी प्राइस होगा 150 है, तकरीबन 150 150, तो वो आप पे करके पीडीएफ को बाई कर सकते हो, जिसमें पूरी चैप्टर के सारे सिलेबस के नोट्स होंगे पूरी बुक के। ठीक है, तो जाओ फटाफट से बाय करो, करना चाहते हो तो व्हाट्सएप से जाके मैसेज करके ले लो। और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में। टाटा बाय बाय। अब इसको रिवाइज करो और उतार लो।